हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम केवीएस एनवीएस के लिए और ईएमआरएस में भी ये काम आएगा और जो भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम ग्रेविटेशन का एक पूरा प्रॉपर विद पीवाईक्यू एक वन शॉट रिवीजन लेंगे जिसमें हम थ्योरी भी करेंगे और बेसिक बेसिक जो ट्रिक होगा आपका वो भी कराऊंगी मैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो ट्रिक पॉइंट है मैंने उन्हें स्पेशली नोट कर रखा है और जो भी पीवाईक्यू हैं उन्हें भी लास्ट में रखा है मैंने। पीवाईक्यू है, पहले मैं एक पूरा प्रॉपर वन शॉट रिवीजन कराऊंगी, फिर उसके बाद लास्ट में ये यहाँ से आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, ये जो है पीवाईक्यू है आपके, तो ये हम करेंगे प्रॉपर। तो तैयार रहिए, हो जाइए। और अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपने पहले बेसिक कर रखा है तो भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मैं बताती हूँ वो बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही। ग्रेविटेशन हम अपने जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एफ जो कि इक्वल होता है क्या, आप उसके मास के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होंगी, तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों पे सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स रखा है, लेकिन जितना भी रखा है प्लीज़ उसको प्रॉपर ध्यान देना एक एक बात को। ठीक है, लाइक ये कि अभी ये आपका मैंने ये टीजीटी का ही देखा था जिसमें था कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वैलिड होता है किस चीज़ के लिए। तो पहला 2 पॉइंट मासेस के लिए, ठीक है, दो और वो भी पॉइंट मासेस होने चाहिए, उसके लिए वैलिड होता है। दूसरा ये क्या होता है, मान लो 2 पॉइंट मासेस हैं और उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये एक ऑप्शन रख दिया जा रहा है कि एक तीसरा मास भी वहाँ अगर रख दिया जा रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका क्या हो जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बीच में कोई भी तीसरा चौथा पाँचवा आप मासेस रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बॉडी 2 पॉइंट मासेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो इंडिपेंडेंट होता है अदर मास के। ठीक है, उसके बाद ये मीडियम, यानी जैसे आप देखो हम अर्थ पे हैं और कोई सन या मून, बीच में आपका मीडियम है भी इधर हमारे अर्थ पे और ऊपर जाके नहीं भी है, तो मीडियम की ये मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो लग रहे हैं हमारे बीच में। ठीक है, जो भी ये हमारे प्लेनेटरी बॉडी हैं तो इन सब के बीच में क्या है, कहीं मीडियम नहीं है, तो इन सब के बीच में लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है। ठीक है, पूरा हमारा सोलर सिस्टम ही इस पे वर्क करता है, तो ये भी याद रखना आप कि ये इंडिपेंडेंट होता है अदर मास से और मीडियम से। इसके अलावा एप्लीकेबल टू आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर ही ये काम कर रहा है, सोलर सिस्टम के बाहर भी जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उस पर भी ये वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसे मैंने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि आप इसे याद रखना, प्लीज़ याद रखना, बिकॉज ये बहुत बेसिक है जो हमें पता नहीं होता है और नॉर्मली हम अपने सेंसेस लगाते हैं तो गलत ही जाता है एमसीक्यू में। सो कीप इट इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है आपका, कि मैंने ये 4-5 पोर्शन में कर रखा है। जैसे पार्ट ए है ये कि फोर्स क्या होता है, F इज टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेसिक फार्मूला, जी की वैल्यू आपका 6.67 इंटू 10⁻11 होता है और आपको अगर इसका डायमेंशन निकालना हो एग्जाम में तो फोर्स का रख देना, आर स्क्वायर का रख देना, m1m2 का रख देना, जी का डायमेंशन आ जाएगा। और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि मान लो ये छोटा स्मॉलर आपका एक बॉडी है m0 मास का, तो उस पर एक एक्सटर्नल मास m की वजह से जो फोर्स लगेगा वो m की तरफ यानी m के डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स स्मॉल m जो है m0 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो इसका हम फोर्स अगर लिख रहे हैं कि F1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स, तो F12 इज इक्वल टू जी m0m अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से और भी अगर बॉडी हैं तो उसका क्या हो जाएगा कि उसका आप वेक्टर सम ले लोगे। जैसे एक m1 मास है, उसके चारों तरफ अगर ऐसे m2 m3 m4 है, तो एक तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंट होगा अदर बॉडीज़ के, लेकिन अगर हम पूरा निकालें कि m1 पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम इन सब की वजह से, यानी F1 पे 2 की वजह से, F1 पे 3 की वजह से, इस तरीके से पूरा एक वेक्टर सम ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रिजल्टेंट निकालें, दो
मान लो दो फोर्स का, दो का अगर आपको निकालना आ गया तो बाकी का आप निकाल लोगे। जैसे कि मान लो एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है, तो अगर इस पे हम निकाल रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीच में जाएगा। जैसे F1 और F2 क्या है, थीटा एंगल पे है, तो इनका रिजल्टेंट क्या है, FR है, जो इनके बीच से जाएगा। और इसको ये मैथमेटिकली आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, FR इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इन केस अगर ये दोनों फोर्स जो हैं इक्वल है, मान लो ये भी F है ये भी F है, तो जो ये फोर्स F लगता है, ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है इसको सॉल्व करके। जैसे ये F स्क्वायर है, F स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 cos थीटा, इसे सॉल्व करोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला आता है हमारा वो क्या आ जाता है, FR रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2F cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना बिकॉज इसे जल्दी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में हमें मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं होता, बाई ट्रिक जल्दी से करना होता। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे इधर आ जाओ, क्या है कि FR निकालना है जो 60 डिग्री एंगल पे है, तो अगर हम निकालेंगे तो cos 60 बाई 2 cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू √3 बाई 2, तो √3F आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना फॉर्मूला, ये अच्छा फॉर्मूला है कि 2F cos थीटा बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़े से ट्रिकी पॉइंट हैं, क्यों, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप करने बैठते हो तो थोड़ा नहीं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप इसे याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ग्रेविटेशन वगैरह में ये ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा बेसिक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, कि नल पॉइंट निकालो। नल पॉइंट क्या होता है, ऐसा एक पॉइंट निकालो जहाँ पे कोई थर्ड मास रखने पे जो टोटल फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, एक क्या है, इधर मान लेते हैं स्मॉल m मास है, इधर क्या है स्मॉल nm मास है, और बीच में मैंने एक m0 मास रख दिया। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, बताओ वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पे टोटल फोर्स 0 आ रहा था। हम ऐसा मान लेते हैं कि स्मॉल m से x डिस्टेंस पे m0 को रखने पे मान लेंगे इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा टोटल फोर्स 0 होगा। ठीक है, F नेट क्या होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है, एक सेकेंड, या तो उस तरीके से F नेट हमारा 0 करके हम टोटल F निकालते हैं और उसको 0 कर देते हैं, फिर वहाँ से X की वैल्यू निकालते हैं। वही हमारा क्या होता है, नल पॉइंट को डिनोट करता है। लेकिन ट्रिक पॉइंट क्या है, ट्रिक अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन में √n+1। अब ये d क्या है, टोटल, ये टोटल डिस्टेंस जो है स्मॉल m और nm के बीच की डिस्टेंस, अपॉन में √n+1। n क्या है कि ये वाला मास इसका कितना टाइम है। ठीक है, √n+1। एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, क्या है कि अगर स्मॉल m है और इधर 4m है, इनके बीच में एक m0 रखा, तो वो हमें नल पॉइंट निकालना है। तो x इज इक्वल टू d अपॉन √n, n क्या है हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 + 1 √4 2 हो जाएगा, 2 + 1 3। ठीक है, तो ये बहुत याद रखना, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आपको एक तो ग्रेविटेशन में पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पूछ सकता है, तो ये याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। दूसरा एक ट्रिक पॉइंट बताती हूँ मैं, ये भी एक अच्छा है। देखो इसमें क्या है कि एक तो हमें नल पॉइंट पूछने को आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और एक हमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, फाइंड एक कि दो बॉडी है, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक तीसरी बॉडी रख देंगे और बोलेंगे कि अब फोर्स निकालो। ठीक है, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यानी जो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे उस पॉइंट पे हमें एक फोर्स निकालो। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रिक तो यही है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, Gm_m0 x अपॉन में r² + x² की पावर 3/2 और उसके n आगे n लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ कि जैसे ये है पार्ट ए, इसमें क्या है, एक स्मॉल m है एक स्मॉल m है, यानी एक तरीके से समझ लो एक दो पॉइंट मासेस mm आपके 2d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनको बाइसेक्ट करेंगे तो ये d हो जाएगा, ये d हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एक बाइसेक्टर पे एक स्मॉल m0 मास रख दिया मैंने। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको कैसे पता करना है कि स्मॉल ये n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। n की वैल्यू कैसे पता करोगे कि ये जो मैंने एक हमेशा आपको एक रिंग बनाना है। ये जो फॉर्मूला आता है ना, ये रिंग के लिए आता है ये फॉर्मूला कि Gm_m0 x अपॉन r² + x² की पावर 3/2। उस रिंग पे जितने मासेस आएंगे उसी को हम मानेंगे कि n की वैल्यू है, यानी ओरिजिनली जो आपको जितने आपको पॉइंट मासेस दिए होंगे वही आपका n की वैल्यू। जैसे ओरिजिनली क्या दिया था, स्मॉल m, मैंने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करके स्मॉल m0 रखा था, m0 को हटा दो तुरंत, तो 2 मासेस हैं, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2।
और जी एम एम नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, जो परपेंडिकुलरली हम बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आती है, ठीक है, पर इक्वल इक्वल वही एक्स की वैल्यू। तो एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। आई होप सो आपको याद हो ये इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि यहाँ पे आपका सॉरी एक चीज़ गलत है, एक्स ये वाले डिस्टेंस नहीं है, एक्स ये परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस है, ये आर की वैल्यू है, ठीक है। आर रेडियस मीन्स एक सर्कल जो बनाया हमने उसकी रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे डी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलरली जो निकाला है यहाँ पे वो वाली डिस्टेंस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में भी क्या है कि ये एक प्रॉपर इन्होंने रिंग ले लिया है, यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस लिए थे, यहाँ एक रिंग ले लिया है। रिंग ले लिया है तो पूरी रिंग किसने मास किया है, स्मॉल एम मास की है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही मास है, ठीक है। तो वो 1 और जी एम एम नॉट एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी, वही रेडियस, तो यहाँ पे तो आर ही है। जैसे यहाँ पे क्या था, आर की वैल्यू डी था, पर यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आपका आर ही है, तो वो हो गया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कि अगर एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप इतना याद रख पाते हो, मैं ये आपको बता रही हूँ बेनिफिशियली है आपके लिए, लेकिन अगर ये एक्स की वैल्यू भी अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने पे फोर्स की वैल्यू निकालो, वो तो उसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। एक और पूछता है कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी एक्स की वो वैल्यू बताओ जिस पे एफ क्या हो आपका मैक्सिमम हो। तो वो हम कैसे निकालते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस तो वो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, जो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट d/√2, ठीक है। जैसे यहाँ एक्स मैक्स जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया डी आया तो d/√2। यहाँ पे अगर हमने बाइसेक्ट किया है तो यहाँ d बराबर क्या है, यानी इक्वल डिस्टेंस क्या है r है, तो r/√2। तो ये x मैक्स की वैल्यू होती है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे f मैक्सिमम हो। नॉर्मली आप क्या करते हो, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। और अगर आप ये याद रखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ठीक है। जैसे एक ग्राफ बनाया, मान लो एग्जाम में ग्राफ ही पूछ लेता है, ग्राफ कौन सा होगा, तो नॉर्मली आपको क्या करते हो, ये एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ है, तो एफ की वैल्यू क्या है, d/√2 पे मैक्सिमम होगी, प्लस माइनस दोनों पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। आप अगर एक्स वाला नहीं भी याद रख पाते हो तो ये तो याद रखना ही कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने पे एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये होता है। और इसमें एन की वैल्यू इजी है, जो भी ओरिजिनली मास दिया हुआ है वही एन की वैल्यू, यानी यहाँ एक मास तो एन की वैल्यू 1, यहाँ 2 मास तो एन की वैल्यू 2। ऐसे मान लो एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल पे 3 मासेज रख देंगे तो वो एन की वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ जो कि याद रखना आप, क्या है कि अगर m1 m2 ये किसी भी यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पे हैं, अगर m1 m2 और उनके बीच की डिस्टेंस r को अगर सेम रखोगे तो फोर्स हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो अर्थ पे कैलकुलेट करो या जाके मून पे कैलकुलेट करो, ये हमेशा क्या होगा, वैल्यू सेम होगी। क्योंकि ये क्या होता है, इसका F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, m1 m2 सेम है, r सेम है, और जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्मॉल जी की बात नहीं हो रही, कैपिटल जी की बात हो रही है, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स में कहीं भी वो सेम रहेगा। तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है, कि एग्जाम में बोलते कि ऐसा ऐसा है तो अगर कहीं और ले जाके रख दूँ तो क्या होगा, तो आप कम ज़्यादा मत करने लगना, वो सेम ही रहेगा। अगला पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये रोटेशन मोशन, जो भी सैटेलाइट हमारे जो होते हैं, जो हम एक ऑर्बिट में उन्हें इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो वो उनके रोटेशन मोशन को, और बाकी अर्थ का रोटेशन मोशन तो है ही, बाकी प्लेनेटरी मोशंस को भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मैं कोशिश करूँगी ये जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। आई होप 1 घंटा भी ना पहुँचे, उससे जल्दी मैं आपका ये रिवीजन कंप्लीट करा दूँ विद PYQ। तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ, तो अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लगे तो आप चाहो तो इसकी स्पीड कम कर देना, या कम लगे तो ज़्यादा कर देना। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, जो भी फोर्स लग रहा है उसको स्मॉल m से डिवाइड कर दो तो Gm/r²। एफ का फॉर्मूला क्या था, Gmm/r², एक m कट गया तो सिर्फ Gm/r² हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको नोट कर रखा है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा ध्यान में रखना। ग्राफ को मोस्टली ध्यान में रखना,
जैसे कि दो चीज़ें हैं, एक स्फेरिकल बॉडी है शेल और एक दूसरा है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सेल वाले केस में क्या होता है कि अगर इंटेंसिटी निकालोगे, जैसे फोर्स भी निकालते हो, ठीक है, फोर्स निकल गया तो आपका इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो मैं फोर्स के टर्म में अगर बात करूँ, हमेशा याद रखना जहाँ पे मास होगा ही नहीं वहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, लगेगा ही नहीं। तो अंदर एक स्फेरिकल यानी खोखला बॉल समझ लो, ठीक है, जैसे प्लास्टिक वाली खोखला बॉल आता है, तो अंदर कोई मास है ही नहीं, तो अंदर कोई फोर्स होगा ही नहीं, और जब फोर्स है ही नहीं तो इंटेंसिटी भी नहीं होगा। तो इसलिए आर लेस देन आर पे क्या होगा आपका आई ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़ीरो है। और एक और ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, याद रखना, हमेशा याद रखना, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आएगा, मैग्नेटोस्टैटिक में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, और यहाँ भी, कि कभी भी बाहर के लिए कुछ भी निकालने को कहे, ठीक है, फोर्स निकालने को कहे, कुछ भी कहे, हमेशा बाहर के लिए सेम ही रहता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे खोखला हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो स्फेरिकल सेल है, तो बाहर का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वही जो फंडामेंटल है, Gm/r², ठीक है। आप यहाँ देख लो, सॉलिड स्फीयर में भी वही है, Gm/r²। और कभी भी r बराबर r यानी कि सरफेस पे निकालने को कहे तो बस स्मॉल r को क्या करना, कैपिटल R से रिप्लेस कर देना, हमेशा Gm/R², Gm/R², दो सेम हो गए। यहाँ अंदर मास है ही नहीं इसलिए ज़ीरो हो गया, यहाँ अंदर मास है भैया क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है, यानी एक तरीके से वो जो आपका सॉलिड वाला बॉल आता है, तो इसलिए इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, Gm/r/r3। और हमेशा याद रखना, अगर इंटरनली आर, अगर कभी भी अंदर निकालने को कहे कोई भी फोर्स या वो कुछ भी, और अंदर अगर कोई भी चार्ज या मास है अगर आपका, तो जो फोर्स होता है ना वो स्मॉल r डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो उस हिसाब से नीचे वाला क्यूब बन जाता है, तो बस याद हो गया होगा। और उसी तरीके से यहाँ देखो ग्राफ भी मैंने बनाया है, आई वर्सेस आर का, क्या है, स्मॉल r/r। इसके नीचे क्या है, क्योंकि मास है ही नहीं इसलिए ज़ीरो है, और इसके इधर सरफेस पे r के इक्वल है, और इसके इधर क्या हो रहा है, स्मॉल r के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी स्मॉल r जैसे जैसे बढ़ेगा आई घटेगा। तो सेम यहाँ पे क्या है कि सेम है फॉर्मूला कि सरफेस तक तो वही रहेगा, उसके इधर घटेगा, और यहाँ स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है इसलिए उसके साथ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया हो, मैंने आसानी से बताने की कोशिश की है। और नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं अगली बार ध्यान दूँ किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे क्या है, ये मैंने इंटेंसिटी बताया आपको, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है, Gm/r²। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पार्ट सी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Gmm/r², लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/r, ठीक है, r, न कि r²। और हमेशा याद रखना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है इसलिए इसकी एनर्जी क्या आएगी, हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मीन्स क्या होता है कि वो एक अट्रैक्टिव नेचर शो करता है। एक सेकेंड, यस, ठीक है। और इसी तरीके से, और अगर मान लो आप अर्थ की सरफेस पे हो, ठीक है, तब तो आपका ये वाला फॉर्मूला आता है। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो, मान लो h हाइट पे चले गए, तो फॉर्मूला क्या होगा, जो भी r था उसमें h को ऐड कर दोगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये स्मॉल r में कंफ्यूज मत होना ना, एग्जाम में समझ नहीं आता। ये स्मॉल r और सरफेस से डिस्टेंस है कि क्या है, तो ये स्मॉल r क्या है कि अगर आप सरफेस पे हो, या एक जनरल फार्मूला समझ लो कि मान लो कहीं भी यूनिवर्स में ये स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस होता है। मान लो मैं अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर चली गई हूँ, तो टोटल स्मॉल r क्या होगा, एक तो सेंटर से लूँगी मैं अर्थ की, तो RE + h हाइट, ठीक है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो इसी तरीके से अब मैं ये बताती हूँ कि अगर मान लो एक सिस्टम है, प्रॉपर पार्टिकल का सिस्टम है कि 4-5 पार्टिकल हैं, उसका मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का G/r, डिस्टेंस बाहर ले लो, ये m1 m2 m1 m3, इस तरीके से आप करके निकाल सकते हो। मान लो 3 बॉडी है तो क्या हो जाएगा, m1 m2 m1 m3 + m2 m3, ठीक है, यानी जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो, तो माइनस का Gm/r, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं फिर से बोलती हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm/r², फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, वो क्या था, Gm/r², फिर मैंने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r, फिर हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस का Gm/r,
ठीक है। अब हम इसको भी हम दो केस में पढ़ लेते हैं, एक आपका सेल के लिए और एक सॉलिड स्फीयर के लिए, क्योंकि इसी के लिए स्पेशली पूछता है। तो याद रखो, इस केस में शेल की केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बाहर वाला फॉर्मूला तो देख रहे हो सेम ही है, -gm/r, और सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल r की जगह कैपिटल R, ठीक है, और ये सेम ही है। अंदर वाले के लिए क्या हो जाएगा, याद रखना, ये हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अंदर भी क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे होता है, ठीक है, तो -gm/r। कब, जब अंदर कोई मास गिवन ना हो। आगे बढ़ते हैं, जब कोई मास गिवन हो, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर की और एक ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, इसलिए ग्राफ इसका क्या हो गया, इक्वल हो गया कि स्मॉल r पे, ये स्मॉल r जब कैपिटल R के इक्वल होगा यानी सरफेस पे, और उसके अंदर भी क्या है, कांस्टेंट है, r की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, और बाहर आने पे क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए वो घटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सॉलिड स्फीयर का, तो देख सकते हो आप, बाहर के लिए सेम, अंदर का स्मॉल r को कैपिटल R से मैंने चेंज कर दिया, और ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना, -gm/R 3/2 माइनस का स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और याद रखना है, इसका ग्राफ बाहर की ओर तो घटेगा ही, लेकिन अंदर की ओर ये थोड़ा सा पैराबोलिक होता है, ठीक है, तो इसे याद रखना अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो, क्योंकि कुछ कुछ बातें याद रखनी ही पड़ती हैं। या तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए क्या हो रहा है, एक पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा, इसलिए भी वो पैराबोलिक ग्राफ आता है। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिकल नॉलेज हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज कीप इट इन योर माइंड कि पोटेंशियल के लिए ऐसा बनता है। अब हम आते हैं, अब तो सारी इजी चीज़ें आ जाएंगी, अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको करा दी, अब बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी होंगी और आपको अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी क्या होता है, F = क्या होता है, gm, तो वहाँ से स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/m, तो ये gm/r², mp लिखा है मैंने सफिक्स में, p का मतलब होता है प्लेनेटरी, जो भी बॉडी है उसका मास, और re जैसे मैंने अर्थ के वो रिस्पेक्ट में किया है, तो वो re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, जो कि क्या होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जाम में कभी कभी नहीं दिया होता है। तो इसके 3-4 केसेस हैं कि मतलब ग्रेविटी की वैल्यू अंदर क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, सरफेस से ऊपर जाने पे क्या होगी, तो जब रोटेट करेगी बॉडी तब क्या होगी। तो मैंने वो सारे पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशन है मैंने सब लिख लिया, आप बस 1-2 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, जल्दी मैं करा देती हूँ आपको। जैसे पहला केस क्या है, एट एनी हाइट h, मान लो अर्थ की सरफेस से स्मॉल h हाइट ऊपर चली जाती हूँ मैं अगर, तो क्या होगा, जैसे कि gmp अपॉन में re प्लस, देखो फॉर्मूला, मेन वाला फॉर्मूला क्या है, ये है मेन वाला फॉर्मूला, याद रखो। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगी तो क्या होगा, re में h जुड़ जाएगा, तो re प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे स्मॉल g के टर्म में लिखना चाहोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो आप चाहे जो भी याद रखो, स्मॉल g से कैपिटल G आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं स्मॉल हाइट मतलब अगर वो ये लार्ज हाइट के लिए था, जब h की वैल्यू क्या re से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और ये जब h की वैल्यू re से बहुत कम होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, gs के टर्म में h हाइट क्या हो जाएगा, gs 1 - 2h/r, ठीक है। और इनसाइड अर्थ, यानी अगर हम अर्थ के अंदर मान लो टनल बना के अंदर अगर हम जाते हैं, डी डेप्थ तक अगर मैं अंदर जाती हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, gs 1 - d/r, ठीक है। याद रखना, बहुत सेम हो रहा है। अगर ये स्मॉल हाइट ऊपर है तो 1 - 2h/r, अगर ये स्मॉल d हाइट अंदर है तो 1 - d/r, ठीक है। re मतलब वही अर्थ के रिस्पेक्ट में। और वही मान लो, जैसे यहाँ अगर मान लो मैं अर्थ के सेंटर पे पहुँच गई टनल बनाते, तो क्या हो जाएगा, d और re सेम हो जाएंगे, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो याद रखना, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये था C पॉइंट, इसके बाद है D पॉइंट, बस इसके बाद लास्ट है कि अगर ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का, जैसे आपको पता है कि अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, अर्थ थोड़ा सा इलिप्टिकल है, यानी एक एक्सियल पॉइंट है, एक पोलर पॉइंट है। तो जो ऐसा
एक सेकंड में बना के दिखाती हूँ कि कुछ ऐसा है ना अर्थ, ठीक है, जहाँ पे ये आपके इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाते हैं और ये पोलर पॉइंट कहलाता है। तो आर ई देख सकते हो आप आंखों से कि ये वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू से ज़्यादा है, तो आर ई आर पी से ज़्यादा है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको याद रखना तो याद रखना आर ई माइनस आर पी कितना होता है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, ठीक है। और अगर क्योंकि डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा, आर अगर ज़्यादा रहेगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए आर ई ज़्यादा है तो जी ई कम हो जाएगा, ठीक है। और जी पी क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो कि अगर आर ई ज़्यादा है तो जी ई कम हो जाएगा, आर पी कम है तो जी पी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो आप कंपेयर करके बता सकते हो, ओके। आगे है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ का रोटेशन की वजह से। तो याद रखना क्योंकि अर्थ एक प्रॉपर परपेंडिकुलरली एक्सिस पे नहीं घूमती है ना, वो दो तरीके का मोशन करती है, एक स्पिन मोशन भी करती है, एक रोटेशन मोशन भी करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आती है वो जी एस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। जी एस क्या है कि अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जैसे कि मान लो 9.8 है या 10 है, जो भी एग्जाम में गिवन रहता है, नहीं दिया रहेगा तो आप 10 ले लेना या 9.8 ले लेना। और आर क्या है वो रेडियस अर्थ का, ओमेगा क्या हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2 पाई अपॉन टोटल टाइम क्या होगा 24 घंटे, और घंटे को मैंने सेकंड बना दिया 3600 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया। और लैम्डा की वैल्यू याद रखना, अगर इक्वेटर पे निकालने को कह रहा है तो लैम्डा की वैल्यू 0, पोल पे कह रहा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो यहाँ से आप ड्यू टू रोटेशन, ये जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता था मैंने करा दिया, इससे बाहर का एक कुछ नहीं पूछ सकता ग्रेविटी से रिलेटेड, ठीक है, कि ग्रेविटी की वैल्यू निकालो बस। इसके बाद लास्ट है आपका कि इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे, मतलब PYQ। इसके बाद क्या है स्केप वेलोसिटी, कि स्केप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। पहली बात तो ई इनिशियल और ई फाइनल को कंपेयर करके हम स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि VE, जो कि क्या होता है आपका √GMP अपॉन आर। MP मतलब प्लेनेट का मास, ठीक है, प्लेनेट का मास मैं कह रही हूँ। जैसे मान लो अर्थ की सरफेस से मैंने एक बॉल फेंक दिया, इतनी स्पीड से फेंक दिया कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल रीजन से बाहर चला जा रहा है, तो वहाँ जो मैं ये स्केप वेलोसिटी उस बॉल का निकालूंगी वो MP यानी प्लेनेट का मास, तो मैं अर्थ का मास रखूँगी ना कि बॉल का मास रखूँगी, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना वापस रिवाइंड करके कि मैंने क्या बोला है। और अगर इसे स्मॉल g के टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा आपका √2GR, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इसको कैसे कर निकालते हैं, FG यानी कि GMM/r² को कंपेयर कर दो किसे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है, यानी mv² अपॉन r से। वहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है V आउटपुट √GMP अपॉन में स्मॉल r, ठीक है। जहाँ स्मॉल r फिर से कह रही हूँ क्या होगा, एक तो अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, RE + H के इक्वल होगा। मैं ये बार बार रिवाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसी पॉइंट पे भूल जाती हूँ कि आखिर स्मॉल r होगा क्या, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ भाई ये भूलना मत, क्योंकि फॉर्मूला याद रखे कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद आपके क्वेश्चन ही हैं। इसके बाद कुछ ये आपके हैं ट्रिक पॉइंट, इसे याद रखना कि मान लो किसी पॉइंट पे कह रहा है Vmax, यानी किसी बॉडी को फेंक दिया तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, टोटल एनर्जी क्या हो सकता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का GMM/2r, और उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है √GM/a 1 + e 1 - e, ठीक है। और उसी तरीके से V मिनिमम क्या होगा √GM/a 1 - e 1 +। अब ये A क्या है आप पूछ सकते हो, A और B जो हम ये बनाते हैं कि इलिप्टिकल बॉडी है हमारा अर्थ का, ये वाली डिस्टेंस मेजर एक्सिस जो होती है उसे A, और ये जो माइनर एक्सिस होती है उसे B बोलते हैं, ठीक है। ये वहाँ से आया है। उसी तरीके से ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस एक चीज़ और बचा है, केपलर के नियम, केपलर्स लॉ, बस ये भी सुन लो, बस ख़त्म है। इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे। केपलर्स लॉ क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर का पहला लॉ क्या है आपका कि लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बोला क्या, नहीं ठीक है, हाँ कुछ गलत बोला हो तो बता देना है, क्योंकि मैं फ्लो में हूँ तो शायद नहीं बोला। वैसे केपलर्स लॉ क्या है आपका कि लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कोई भी जो प्लैनेटरी बॉडी है वो जो रोटेट करती है, रोटेशन मोशन, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है, ठीक है। यानी सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, घूमती है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। पहला तो पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड है क्या कि एरियल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी यानी वो जितने टाइम में
एक एरिया कवर करती है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी d/dt इज इक्वल टू L/2m, जहाँ L क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो याद रखना इस सेकंड लॉ को ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के भी नाम से जाना जाता है, कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि कौन से लॉ को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, तो याद रखना सेकंड वाले को, d/dt इज इक्वल टू L/2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थर्ड है आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड, यानी जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ठीक है। यही आपका था टोटल। और एक और चीज़ लास्ट इसी में, ये चाहो तो आप ध्यान अगर आपको रह पाता है कि मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप थोड़ा याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी किसी एग्ज़ाम में मास को वेरी करा देता है, तो बोलता है अब बताओ टाइम पीरियड का, तो यहाँ से है 4π/Gm/r³। तो वहाँ से अगर ये वैसे नॉर्मली तो डायरेक्ट रिलेशन बेस ही पूछता है, पर एक दो एग्जाम में मैंने देखा था तब मैंने ये नोट कर लिया कि ऐसा भी होता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π/Gm और 2r³, ठीक है। आई होप सो आप लोग को ये थ्योरी समझ आई हो, और अगर समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो एक बार दोबारा पढ़िएगा, चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। वेल अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप सो यू आर रेडी एंड सो बी रेडी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या है, हम जितने पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर पे बेस्ड बन सकता था, TGT, PGT, NVS, KVS, EMRS और भी मैंने देखे थे, DSSS का भी था, तो वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, पहला है a particle of mass small m move with a constant speed along a circular path of radius small r under the force F. Its speed is, ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा है आपका, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगा Gmm/r² के, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या, mv²/r, तो mv²/r Gmm/r के इक्वल, या इसने f के टर्म में ही बोला ना, तो बराबर f हो जाएगा। तो वहाँ से v ये इधर भेज दोगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √f r और अपॉन में m, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो थोड़ा दिमाग खोल के एग्ज़ाम में जाया करो, क्योंकि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड नहीं आता, थोड़ा इधर उधर से रिलेशन ढूंढ ढांड के भी करना पड़ता है। आगे देखो, एक सैटेलाइट है, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी एक सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो पूछ रहा है कि उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा होगा। तो क्या होगा, दो फोर्स होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और दूसरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल उसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी हुआ। अगला है आपका द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट अ हाइट स्मॉल h फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज सेम एज द डेप्थ ऑफ x। अच्छा, मतलब कह रहा है कि जो स्मॉल g की वैल्यू है वो सेम है, एक या तो स्मॉल h हाइट ऊपर जाओ या x हाइट नीचे बिलो जाओ, बिलो द सर्फेस, ठीक है। तो कह रहा है क्या निकालना, क्या है, is the same as the depth of x below the surface of earth, x and h being very small compared to the radius r of the earth, then अच्छा x और h के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि बताओ। तो जब दोनों सेम हो रहा है तो दोनों वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, यानी इक्वल रख देते हैं, तो वहाँ से निकल आ जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि h हाइट नीचे जाने पे और ऊपर आने पे क्या होता है। तो देखो h हाइट ऊपर जाने पे तो क्या हो जाएगा, r+h के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और h हाइट नीचे आने पे क्या हो जाएगा उसका, कि r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और वहाँ से ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ना, डायरेक्ट उसमें रखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, इतना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वैसे भी करना चाहो तो हो जाएगा। एक सेकंड, ये वाला थोड़ा गड़बड़ मेथड है, आप डायरेक्ट उसी से करना, ठीक है। x हाइट बिलो जाना और जो h हाइट ऊपर है वो फार्मूला रखना, उन दोनों को इक्वल करना, और उन दोनों को इक्वल करके जो फार्मूला बनेगा आपका वही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वर प्रोपोर्शनल टू 1/r where r is a separation between them, then the particle in circular orbit under a force would have its orbital speed be proportional to, एक सेकंड यार, सबको अभी काम है। हाँ, तो इसमें क्या है कि अगर
लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वर प्रोपोर्शनल टू 1/r। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। देखो नॉर्मली क्या होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ दिया ही है 1/r के प्रोपोर्शनल, तो हम 1/r ही लेके चलेंगे। वेयर आर इज सेपरेशन बिटवीन दैम एंड पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ फोर्स ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा। देखो जहाँ भी वेलोसिटी और r के बीच में रिलेशन पूछे वहाँ सीधे mv²/r को फोर्स के इक्वल कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ mv²/r को हम क्या करेंगे, gmm/r के प्रोपोर्शन बराबर में रखा, क्यों, क्योंकि दिया ये r के बराबर है। तो r से r कट जाएगा तो v क्या है, r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि r से r कट जाएगा तो v क्या होगा, r⁻0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्या है कि द ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल। अच्छा, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट देख सकते हो कि F = mg होता है, तो m क्या है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक तरीके का सेंट्रल फोर्स होता है। याद रखना, सेंट्रल फोर्स वो सारे होते हैं जो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। तो विस्कस फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इसी तरीके से पूछा है कैप्लर्स का एरियल वेलोसिटी वाला जो लॉ है इज इक्वलेंट टू व्हाट, किसका कंजर्वेशन बताता है, तो मैंने अभी बताया था वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देख सकते हो आप जिस एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, वो सब गिवन है, तो मैं ये सब बता के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इज गिवन में, जैसे मैंने बताया था t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। अब देखो यहाँ दो रिलेशन है जिसमें t² क्या है, r³ के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर आपको पता ना हो कि ये एग्जैक्ट रिलेशन अगर आपको ना पता हो तो ये आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था वो कि याद रखना फॉर्मूला, कि इसमें क्या था, ये कहाँ आया था, ये भी आपका UPSC प्री और DSSB PGT में पूछा था। तो इसमें क्या होता है, 4π² के अपॉन में GM, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा करेक्ट, तो ये याद रखना, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आगे क्या है, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट ऑफ सन आर ये एंड ये रिस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। अरे ये तो इजी है, आप डायरेक्ट वो कैप्लर्स का वो एक सेकेंड, कैप्लर का आप लॉ लगाओ और वहाँ से निकालो। t² r³ के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस दे रखा है, तो यानी ये RE + H के इक्वल हो जाएगा। H1 H2 की वैल्यू दिया है, RE की वैल्यू आपको पता होता है कि 6400 किलोमीटर, वो रखो, वहाँ से डिवाइड करो, इनके टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना टफ नहीं हो रहा है। ये डिस्टेंस स्मॉल r मत ले लेना है, ये RE + H होगा, ओके। इसलिए मैं कह रही थी, बार बार वो पॉइंट मैं याद दिला रही थी, क्योंकि यहाँ अगर डायरेक्ट अगर आप ले लोगे कि डिस्टेंस दिया है, दोनों को डिवाइड कर लोगे तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर क्या है, 10√10, ओके। इसलिए RE + H वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। और आगे क्या है, ये NVS वगैरह में पूछा गया है, PGT में है, और देख लो जो भी है। ये सब देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी अगर आपको याद है तो कहीं भी पूछे आप बता दोगे। लिखा है द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m रेज्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस R ऑफ द अर्थ इज, क्या बोला है, द गेन इन पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन पूछ रहा है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि मान लो एक अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी है, ठीक है, यानी वो r डिस्टेंस पे है। अब क्या कर रहा है, उसको r के ही इक्वल और ऊपर हाइट पे ले जा रहे हैं, यानी कि एक h हाइट जो कि r के इक्वल है और ऊपर ले गए, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ और हो जाएगा। तो बोल रहा है आप दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो ठीक है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले आप r हाइट पे ग्रेविटेशनल एनर्जी निकाल लो, फिर 2r हाइट पे एक क्या होगा, पहले 2r हो गया एक, और एक क्या है r हाइट पे, तो इन दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 2r में से माइनस ये r को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और इसको क्या किया है, कैपिटल जी को स्मॉल जी के टर्म में लिख दिया, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मत फंसा करो, जो बोलता है अपने हिसाब से समझो क्या कह रहा है। जैसे यहाँ बोला कि एक r हाइट पे है, एक 2r हाइट पे है, दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, आ गया आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्या है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इतना, इफ द अर्थ मास इंक्रीजेज टू ट्वाइस, यानी अर्थ के मास को ट्वाइस कर दिया, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम हाफ, r को कम कर दिया, तो एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके, इजी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लो,
इसके आर और एम के टर्म में। इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gme अपॉन में आर ई, और ये ऑलरेडी हमें पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब क्या किया है, हमारा मास को 2 टाइम कर दिया है और आर ई को हाफ कर दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर हमारा ये, और यहाँ ये अंडर रूट वाली वैल्यू हमें पता है 11.2 किलोमीटर है, तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, इट्स इजी। आगे बढ़ते हैं। escape velocity of a particle depend on its mass m एज escape velocity कह रहा है ऑफ पार्टिकल के मास पे। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों कंफ्यूज हो सकते हो अब भी बताती हूँ मैं आपको। देखो यही था escape velocity का, आप ये एम ई प्लैनेट के मास को याद ही नहीं रखोगे, आपको लगेगा यही तो पार्टिकल का मास था, तो आप कहोगे मास के अंडर रूट के इक्वल होता है, लेकिन नहीं, ये प्लैनेट का मास था, पार्टिकल का मास नहीं था। और इसने यहाँ क्या पूछा, पार्टिकल के मास पे, तो पार्टिकल के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा आपका m0 के प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगला क्या है, हाउ मैनी टाइम द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट बी इंक्रीज सो दैट इट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, तो कह रहा है हाउ मैनी टाइम द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट बी इंक्रीज, मतलब एक जो सैटेलाइट जो घूम रहा होगा अपने ऑर्बिट में, उसे हम कितनी स्पीड दे दें, हाउ मैनी टाइम द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, कितना स्पीड बढ़ा दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, या तो आपको मैंने जो 2 फॉर्मूले बताए थे वहाँ से आप दोनों को क्या कर लो, वो डिवाइड कर लो, तो यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, ये अंडर रूट 2 को आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.41, इसको डिवाइड करोगे तो 1.41 आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी को डिवाइड करो, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ ये आपका लास्ट था, ये यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, जो भी ग्रेविटेशनल पे बेस पीजीटी टीजीटी एनवीएस केवीएस DSSS एमआरएस, ठीक है, जो भी यूपीपीसीएस या जो भी पीजीटी टीजीटी लेवल के जहाँ भी थे पॉसिबल कॉन्सेप्ट विद ट्रिक एंड विद PYQ मैंने वो कवर कर लिया। आप 1-2 बार इसे रिवाइज कर लेना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और मैं कह रही हूँ ऊपर से पढ़ा करो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको बहुत तरीके से प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो पाएगा। ठीक है, और ये आपका अप्रॉक्स 42 मिनट का वीडियो बना है, अगर आपको यूज़ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाकी एक बार आप इसे रिवाइज़ कर लेना, जो भी मैंने ये नोट्स कराया है इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ये मैंने प्रॉपर नोट्स लिया है विद बेसिक, जो आप नॉर्मली इग्नोर कर देते हो मैंने उसे भी इंक्लूड किया है। तो यहाँ ये ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय।